तो स्टार्ट। सो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो जो रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के बेसिस पे उसने अपना एक मॉडल दिया 1912 में। 1911 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उस बेसिस पे उसने अपना एक मॉडल दिया जिसका नाम पड़ गया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। और इसमें इसने क्या कहा, इसने एटम को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक न्यूक्लियर पार्ट एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो ये एटम है इसमें एक सेंट्रली प्लेस्ड डेंस पॉजिटिवली चार्जड एक बॉडी है, ठीक है ना, और इस डेंस पॉजिटिवली चार्जड बॉडी जो सेंटर में इस एटम के है, इसको इसने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। और इसने कहा कि इसको ये पॉजिटिवली चार्ज इस वजह से है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बिकॉज़ इट इज हैविंग प्रोटॉन्स इनसाइड इट। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि इसने बताया कि जो ये इफेक्टिव वॉल्यूम न्यूक्लियस का होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एन एटम। यानी ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। और अगर हम वॉल्यूम का रेशो बताएंगे तो वो वॉल्यूम का रेशो आता है 10 to the power 15 क्यूबिक मीटर इज टू 1। या रेडियस का रेशो अगर हम देखेंगे एटॉमिक टू न्यूक्लियस, दैट विल बी 10 to the 15 10 raised to the power 5 is to 1, यानी 1 lakh is to 1 ratio। 1 lakh is to 1 ratio means that अगर हम 1 मीटर की बाल लाएंगे, बड़ी सी 1 मीटर की बाल, क्लियर, अगर हम 1 मीटर की बाल लाएंगे उसको हम सेंटर में रखेंगे, और अगर हम जो रेडियस आप एक सर्कल खींचेंगे और उसका रेडियस अगर हम 100 किलोमीटर्स रखेंगे, कितना? 100 किलोमीटर्स, तो ये 100 किलोमीटर्स का रेडियस ऑफ दैट सर्कल इंक्लूडिंग दैट बाल बिकम्स एन एटम। क्लियर? तो इतनी डिफरेंस है न्यूक्लियस के साइज में और एटम के इफेक्टिव साइज ऑफ एटम के दरमियान, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसने क्या बताया कि टोटल मास, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। और उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वो पार्ट होता है जो विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। और इसमें इसने क्या कहा? पहला पॉइंट इसने कहा कि आप तो प्रोटॉन्स आ गए, अब रहे इलेक्ट्रॉन्स। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर फास्टली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दीस सर्कुलर पाथ्स ही नेम्ड एज ऑर्बिट्स। इसने इसका क्या नाम दिया? सर्कुलर पाथ को इसने नाम दिया ऑर्बिट्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा? इसने कहा कि जितने प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मेकिंग द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरह से इसने कहा कि नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0 बिकॉज़ जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसका मतलब है एटम एज अ होल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और उसके बाद और एक पॉइंट बताया गया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्लाइंग ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसने कहा इनके दरमियान, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्जड है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्जड है, इनके दरमियान एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? अगेन वन मोर क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम रिगार्डिंग व्हाई इफ देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता है ये इलेक्ट्रॉन जो है? न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करने के लिए इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टेशनरी नहीं होते बल्कि ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और जब ये सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं तो इसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होता है? बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब भी जनरेट होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी वजह से, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक आउटसाइड फोर्स एग्जिस्ट, ये अपरेंट फोर्स, वर्चुअल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो एक्ट करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड विद द रिजल्ट, सिंस द टू फोर्सेस दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, विद द रिजल्ट देयर vector addition comes out to be equivalent to 0. So the net force on the electron becomes 0, and when the net force on the electron is 0, the electron does not fall into the nucleus. This accounts for the stability of the atom. So inshallah tomorrow again we will go for the limitations ki fir iske bawajood bhi he was not able to explain the stability of the atom by when some more questions came into fore. Thanks.